सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रिक्शन। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम साइकिलिंग करते हैं तो जैसे ही पैडलिंग करना बंद करेंगे कुछ देर या कुछ दूरी तक साइकिल चलते चलते धीरे धीरे अपने आप रुक जाती है। सड़क पर ग्राउंड पर लुढ़कती हुई बॉल कुछ दूरी तय करके अपने आप रुक जाती है। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कितना अच्छा हो अगर साइकिल को सिर्फ एक दो बार ही पैडलिंग करना पड़े और वो धीरे धीरे अपने आप चलती रहे, या उसके ऐसा रुकने के पीछे क्या कारण है। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज़ फ्रिक्शन। इट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द एनीथिंग टू स्टॉप। किसी भी चीज़ को, मूविंग चीज़ को रुकने के पीछे जो कारण होता है दैट इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट इज़ फ्रिक्शन, क्यों ये होती है, किन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है और क्या इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में दैट व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि अपोजिट टू द मोशन एक्ट करती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है या करने की कोशिश करता है। यानी कि मान लीजिए एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, जब वो इसके ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा या मूव करेगा तो इसके ऊपर अपने आप एक फोर्स लगती है जो कि उस मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बॉल जो है वो मूव करती हुई जा रही है, सड़क पर या ग्राउंड पर लुढ़कती हुई जा रही है। तो जब वो उस ग्राउंड पर मूव कर रही है तो वो ग्राउंड और बॉल के बीच में एक ऐसी फोर्स लगती है जो कि उसके मूवमेंट के ऑपोजिट होती है और उसे रोकने का काम करती है। उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कह देते हैं। इन शॉर्ट आई कैन से दैट फ्रिक्शन इज अ फोर्स which act in the opposite direction of a motion when any object moves or tries to move over the surface of any other object or any other surface. So we can say that it is a force which come into play when there is a relative motion between two surfaces in contact, and friction acts always opposite to the direction of motion। जो फ्रिक्शन है वो हमेशा मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगती है, और ये तभी लगती है जब दो सरफेस जो कि आपस में कांटेक्ट में हैं वो एक दूसरे की रिलेटिव मूव करना चाहते हैं या मूव करना शुरू कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये ग्राउंड है और इस पर एक बॉल रखी हुई है। अभी ये जो बॉल है और ये जो ग्राउंड सरफेस है दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे के साथ टच में है, कांटेक्ट में है। लेकिन अभी ये जो बॉल है ये स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही। तो क्या है, क्या इन पर अभी किसी किस्म की कोई फोर्स लग रही है? आई मस्ट से कि इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। ना तो हमने कोई फोर्स लगाई, ना कहीं और से इस पर फोर्स लग रही है। हाँ, वो अलग बात है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन रखते हैं, लेकिन अभी हम उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं लेंगे, हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले। ये बॉल जो है वो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसके ऊपर नेट फोर्स किसी किस्म की नहीं लग रही है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर एक्टिंग नहीं है। अभी क्या है
कि मैं क्या करता हूँ, इस बॉल को किक कर देता हूँ या इस बॉल को पुश करता हूँ, तो क्या होगा, ये बॉल जो है वो मूव करना चालू कर देगी। जब ये मूव करेगी तो बॉल का जो मोशन है, लेट सपोज वो इस डायरेक्शन में है, बॉल स्टार्टेड मूविंग ऑन दिस इन दिस डायरेक्शन ओवर दिस सरफेस। अभी क्या हम देखते हैं कि धीरे धीरे थोड़ी दूर जाके उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली एक पॉइंट पर जाकर वो रुक जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसका पीछे जो मिस्टीरियस फैक्टर जो एक्ट कर रहा है, जो मूविंग बॉडी को रोकने का जो काम कर रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इनटू प्ले, जो तभी लगता है जब बॉडी या तो मूव कर रही हो या मूव करने की कोशिश में हो। अगर इसको खाली छोड़ेंगे, मूव नहीं कर रहा, तो कोई फोर्स नहीं लग रही, लेकिन जैसे ये मूव करना चालू करेगा इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। और ये जो फोर्स है, फ्रिक्शन इसे हम कहते हैं, ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगेगा। अगर बॉल इधर को मूव करेंगे तो फोर्स जो है वो इस साइड में लगेगी, अगर बॉल इधर को मूव करेगी तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ये कभी भी किसी भी केस में ऐसा नहीं होता कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन में हो, वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट ही होती है। चलिए आगे हम देखते हैं दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। मैं इस केस को थोड़ा सा रिवाइव कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। लेट अस सपोज ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक हमने रखा हुआ है, यानी कि ये कोई भी आप ग्राउंड सरफेस ले लीजिए, मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक हमने जो है वो रखी हुई है। अब ये दोनों सरफेस जो है वो इन कांटेक्ट हैं। थोड़ा सा इसको डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसको हम इसका मैग्नीफाइड व्यू देखने की कोशिश करेंगे। ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है इसे मैं थोड़ा सा बढ़ाकर देखता हूँ, यानी कि इसके अंदर ये कैसा है, ये जो दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं, ये एक्चुअल में क्या ये स्मूथ है, क्या ये प्लेन सरफेस है या कुछ इनमें इरेगुलरिटीज़ हैं। तो हम देखते हैं कि चाहे जितना भी स्मूथ सरफेस हो, हर सरफेस में थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो होती ही हैं। अब देखिए हमारा जो हाथ है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, आप इसे गौर से देखेंगे तो कुछ आपको फिंगरप्रिंट जैसे वो निशान नज़र आएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन उस पर है। आप किसी भी चीज़ को देखेंगे बहुत ज़्यादा डीपली अगर चले जाएंगे तो भी आप देखते हैं चाहे दिखने में वो सरफेस कितना भी स्मूथ हो, उसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटी रहेगी ही रहेगी। तो ये हमारा नीचे वाला जो है वो टेबल है और ये ऊपर वाला जो है ये बुक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेबल एंड दिस वन इज बुक। तो यहां पर ये टेबल का सरफेस है एंड दिस इज सरफेस फॉर बुक। तो बुक और टेबल जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी जो इरेगुलरिटीज हैं, जो इनके जो अप एंड डाउन्स हैं, वो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ अटक जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो एक दूसरे के अंदर फंसी हुई हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक जो है वो हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि कुछ इरेगुलरिटीज़ इस सरफेस में, कुछ इसमें हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को मूव कराने से रोकने की कोशिश करती हैं। यही कारण है जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होती है। आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं, दो टूथब्रश लीजिए और उनके जो ब्रिसल्स हैं एक दूसरे के साथ ऐसे लगा के उनको आप दबाएंगे तो वो जो ब्रिसल्स हैं, जो उनके जो वी कैन से वायर्स हैं टूथब्रश की, वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाती हैं, फिर उनको मूव करा पाना इतना आसान नहीं होता है। सो दैट इज़ द रीज़न, मेन रीज़न बिहाइंड द वी कैन से द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सरफेसेस। दूसरा कारण क्या है? सबसे पहले हम राइट डाउन करते हैं द फर्स्ट रीजन और द कॉज ऑफ फ्रिक्शन।
नंबर 1 is the interlocking of the irregularities of two surfaces in contact. The interlocking of irregularities of two surfaces in contact. जो दो सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, उनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये जो सरफेस हैं उनकी जो फ्रिक्शन है वो फोर्स इनके ऊपर लगती है, मूव कर पाना इनके लिए आसान नहीं होता है। चलिए दूसरा कारण हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट कुड बी द सेकंड रीज़न। सेकंड रीज़न ये है, हमारे पास कोई भी सरफेस हो, कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो सेम मटेरियल के हैं चाहे वो डिफरेंट मटेरियल के हैं, हमारे पास उन सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। देखिए मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं मॉलिक्यूल्स क्या है। कोई भी सरफेस है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, कोई भी मटेरियल समझ लीजिए, चाहे वो किताब है, चाहे वो टेबल है, चाहे वो पानी है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो आप हैं, कोई भी चीज़ है, वो छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ज़्यादातर हमारे पास मटेरियल जो है दे आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, हम उनको सिंपली पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल हैं ये हमेशा एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं। दो तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, एक तो जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैं बात करता हूं वाटर की, तो वाटर के मॉलिक्यूल, एक जो वाटर का जो पार्टिकल है वो दूसरे वाटर के पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी कि एक जैसा अपने जैसे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन। सो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ कोहेशन। कोहेशन मतलब आप इसे फोर्स ऑफ कोहेशन भी कह सकते हैं, या इन्हें हम कोहेसिव फोर्सेस भी कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल दूसरी किस्म के मॉलिक्यूल को, दूसरी टाइप के पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन। मीन्स अगर दो डिफरेंट मटेरियल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो जो फोर्स लगेगी वो एडहेसिव फोर्स होगी, और जो सिमिलर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्सेस कहेंगे। तो इसमें हमारे पास आप देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें, ये हमारी फिंगर है, अगर हम इसको पानी के साथ टच करते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर के कुछ पार्टिकल, कुछ ड्रॉप्स हमारी फिंगर के साथ चिपक जाते हैं। आप इसको पानी में डुबोइए और बाहर निकालिए तो कुछ थोड़ा सा पानी हमारी फिंगर से लग जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि वो जो वाटर के जो पार्टिकल थे वो हमारी फिंगर के जो पार्टिकल हैं उनके साथ अट्रैक्ट हो चुके हैं, उनके साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि उनके बीच जो फोर्स थी वो थी फोर्स ऑफ एडहेशन। क्योंकि फिंगर के पार्टिकल अलग हैं, मेरी स्किन के पार्टिकल अलग हैं, और वाटर के पार्टिकल अलग तरीके से बने हुए हैं, तो दो अलग अलग पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो फोर्स ऑफ एडहेशन हुआ। सिमिलर करते हैं तो फोर्स ऑफ कोहेशन है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि फोर्स दोनों के बीच, ये जो दोनों मटेरियल हैं वो सेम हो या डिफरेंट हो, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया टेबल और बुक का, तो ये दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। मैं यहाँ पर बुक की बजाय कोई वुडन ब्लॉक लिख देता हूँ, कोई लकड़ी का टुकड़ा हम उस टेबल पर रख देते हैं, तो क्या होगा, वो ये भी वुडन है, ये भी वुडन है। तो चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। अगर सिमिलर हैं तो फोर्स ऑफ कोहेशन होगा, अगर डिफरेंट हैं तो फोर्स ऑफ एडहेशन होगा। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई फोर्स कम होगी या कौन सी ज़्यादा होगी, ये टोटली डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल।
अलग अलग मटेरियल के बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन या एडहेशन हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर भी पार्टिकल है, यहाँ पर कुछ मटेरियल पार्टिकल्स हैं, सब जगह हैं, और यहाँ पर भी हैं, तो ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो मूवमेंट होने वाला है, ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो वो उसको दूर नहीं जाने देगा, रोकने की कोशिश करेगा। ये पार्टिकल इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इसी फोर्स ऑफ एडहेशन या कोहेशन की वजह से भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एप्लीकेबल होती है, वो लगती है। तो हम ये कह सकते हैं नंबर 2 is the interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction between two surfaces in contact. तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। सबसे पहला है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़, कि वो डिफरेंट वी कैन से कि डिफरेंट इरेगुलरिटीज़ है, इनका जो रफनेस है वो है। और दूसरा हमारे पास है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारी एप्लीकेबल होती है। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए। आगे हम देखते हैं दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। तो जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, किस वजह से फ्रिक्शन कम हो सकती है या किस वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले कि जो फ्रिक्शन का जो कारण है दैट इज़ इरेगुलरिटी, यानी कि वो जो रफनेस है सरफेस के ऊपर, वो अगर रहेगी तो वो इंटरलॉक हो जाएंगे और जो सरफेस हैं वो उनके बीच में फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा कारण जो फ्रिक्शन का था वो था इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट को रोकते हैं। सो यही दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला हमारा जो है फैक्टर दैट इज रफनेस और स्मूथनेस ऑफ सरफेस, यानी कि सरफेस जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, अगर वो रफ है या स्मूथ है तो उससे हमारा जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आई कैन से दैट इफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आर स्मूथ, the friction reduces. And if they are rough, the friction increases. इसकी वजह से जो फ्रिक्शन है, अगर स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी और अगर वो रफ होंगे तो फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है हमारे पास द टाइप ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट या टाइप ऑफ द मटेरियल्स इन कांटेक्ट। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन कांटेक्ट मतलब जो दो मटेरियल कांटेक्ट में है, एक दूसरे के साथ टच में है,
वो मटेरियल किस चीज़ के बने हुए हैं, वो जो सरफेस है वो किस चीज़ के बने हुए हैं। क्या वो दोनों ही वुडन है, क्या एक वुडन है एक स्टील है, क्या एक वुडन है एक प्लास्टिक है, या दोनों स्टील है। मतलब सभी प्रकार के, सभी अलग अलग किस्म के जो मटेरियल्स हैं उन सब के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होने वाली है। तो ये हमारे पास क्या है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन depends on the type of material in contact. If the interparticle forces between two surfaces is more than friction increases, तो जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाती है अगर उन दोनों के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो ज़्यादा है, राइट। तो ये हमारे पास दो मेन फैक्टर थे। तीसरा कारण है द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए मैं आसान भाषा में अगर आपको कहूँ, द वेट ऑफ द बॉडी विच इज़ अबव द अदर सरफेस। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक टेबल है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक जो है वो रखा हुआ है। अभी ब्लॉक का साइज भी वही है, मटेरियल भी वही है, सब कुछ सेम है। अगर इसके ऊपर मैं एक और ब्लॉक रख दूं उसके ऊपर, तो क्या होगा, इसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से भी फोर्स बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए मैं एक बहुत साधारण से एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा सूटकेस होता है, नॉर्मली अगर उसको आप नीचे रख के या किसी भी बॉक्स को आप सरफेस पे रख के धक्का लगाएं तो वो मूव कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी बॉक्स में आप सामान भर लीजिए, कपड़े भर लीजिए, कोई भी चीज़ भर लीजिए, फिर आप पुश करेंगे तो उसको पुश करना मुश्किल हो जाता है, उसके बीच में फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाती है। कारण क्या है उसका, देखिए सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट तो उतना ही है, उतना ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, मटेरियल भी वही है, राइट। तो डिफरेंस क्या पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज अबव द अदर सरफेस, जो उसके ऊपर है वो वेट जो है वो कितना पड़ रहा है। सो लेट्स सी, द थर्ड फैक्टर विच इज अफेक्टिंग इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट above the surface in contact। जो कांटेक्ट के अंदर जो सरफेस है उस, यानी कि ये जो सरफेस जो कांटेक्ट में है इसके ऊपर कितना वेट हमारे ऊपर आ रहा है उसको हम, वो जितना ज़्यादा रहेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the two particular substances, between the two particular surfaces depends। Next हम देखेंगे that is the types of the friction that we have।